नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, मेल का, फीमेल का हो चुका है और अभी रिजल्ट भी आया है। तो बहुत सारी लड़कियों का हुआ भी है, किसी का हुआ भी नहीं। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका जो आगे एग्जाम हम बात करें, और बहुत सारे एग्जाम, ठीक है, चाहे दुर्गा शक्ति का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम, ग्राम सचिव का, फिर सीईटी होगा, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े, आगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो अभी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, दुर्गा शक्ति का है, बहुत सारे एग्जाम है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने 25 सेट तैयार किए हैं, जो मैं आपको 25 दिन के अंदर करवाने वाला हूं। यदि आपका साथ रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो जरूर ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। ये सेट नंबर 1 है। तो बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या शामिल है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि मंजिल को पाने की चाह कल भी थी और कल भी रहेगी। जिंदगी तो बस एक बार मिली है, बस मजबूत हौसलों से मंजिल जरूर मिलेगी। तो आपके हौसले मजबूत होंगे, आपको टारगेट अचीव करने की लगन होगी, आग लगी होगी, तो जरूर आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आपने अभी तक टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहां से डाउनलोड करेंगे। तो यहां बेनिफिट क्या होगा कि सारे के सारे नोट्स हैं वो पीडीएफ में आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सारे के सारे नोट्स यहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर है हरियाणा, चाहे वो हरियाणा हैंड रिटन नोट्स है, तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब मैं बता देता हूं इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ये जो सेट नंबर 1 है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर 25 तो वो क्वेश्चन है जो आपके जीके बोलते हैं, जिसे जनरल नॉलेज है, जो जिसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तमाम बातें इसमें हम करेंगे हम 25 क्वेश्चन। इसके साथ साथ 5 हैं वो करंट अफेयर के, इंडिया करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल दोनों, 30 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके के होंगे, 40 हो जाएंगे, 5 हरियाणा करंट अफेयर के और 5 कंप्यूटर के। तो ये 50 क्वेश्चन होंगे इस सेट के अंदर, ठीक है। तो सारे बच्चों को जो है कमेंट करना है, जो भी क्वेश्चन आए आप एक इसको टेस्ट की तरह लगाएंगे तो बहुत बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना है। आप सब जानते हैं ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। तो जिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, हम बात करें जिनसे, जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, तो उनको हम क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन 21%, 52% या फिर 65% या फिर 70%। बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट मैं सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर हम बात करें, राइट आंसर होगा 21%। राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 21% इसके अंदर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21%। अब बात करते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, अलग अलग टाइप से हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहां पर सबसे पहले बात हो रही थी अक्षय ऊर्जा की, ठीक है। तो अक्षय ऊर्जा से हमें कितना मिलता है, 21% मिलता है। और लगभग जो है 64% हमें थर्मल से मिलता है, कोयले से मिलता है, ठीक है। कितना, 64%। यहां पर नाभिकीय, आप सब जानते हैं कि हमारे जो कुछ है न्यूक्लियर प्लांट भी लगाए गए हैं। तो नाभिकीय जो होगी उससे कितनी मिलते हैं, 2%। और फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट भी होते हैं कुछ, तो उनसे हमें मिलता है 13%। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जा के स्रोत है हमारे अलग अलग इनसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। प्रशांत से, हिंद महासागर से, अंटार्कटिक महासागर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। हम बात करते हैं चैलेंजर गर्त, ठीक है। इसके ऊपर क्या पूछा है आपसे, चैलेंजर गर्त है जो का संबंध किस महासागर से। तो महासागर तो कौन सा हो गया आपका, प्रशांत हो गया, ठीक है। चैलेंजर गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, किसका है, मेरियाना। याद रखना, थोड़ा सा डिटेल भी कर लेंगे हम। जो मेरियाना ट्रेंच है उसका सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत
महासागर में पड़ता है। कहां पड़ता है? प्रशांत में। मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला आपसे पूछ ले तो उस महिला का नाम है कैथी सुलिवान। ठीक है, कैथी सुलिवान। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है मेरियान ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो नाम था कैथी सुलिवान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? कई बार जरूरी नहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा इनसे ही पूछा जाए। जो नदियां कुछ सहायक छोटी छोटी नदियां होती हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वर्णा तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कृष्णा नदी। ठीक है, जैसे एक तो होगी आपकी वर्णा, एक होगी आपकी मूसी, ठीक है, एक होगी कोयना, एक है दूध गंगा। ये जो है नदियां हैं एक किसकी सहायक है? ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम स्थल आपसे पूछ लें तो महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस जो है देश में स्थित है? जापान में, ब्रिटेन में, कीनिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर? तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहां पर है? ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मरुस्थल हैं जो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, सुना भी होगा आपने, ग्रेट विक्टोरिया। तो ये ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। या फिर तनामी मरुस्थल है एक, तनामी, ये भी आपका कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। या फिर गिब्सन है, या फिर इसके बाद हम बात करें सिम्पसन है, मरुस्थल है। तो ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में पड़ते, ग्रैंड सैंडी या पर ग्रेट विक्टोरिया और तनामी और गिल्सन या फिर सिम्पसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो यहां पर बात हो रही है काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो कहां पर ज्यादा है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है सर्वाधिक काली मिट्टी। और काली मिट्टी से आपको याद आता होगा कि इस मिट्टी में क्या होती है? ज्यादा कॉटन होती है, कपास ज्यादा होती है। और हमारे हरियाणा में कपास ज्यादा कहां होती है? सिरसा में। सिरसा के अंदर गेहूं और कपास दोनों होती है। और लेकिन कॉटन सिटी बोलते हैं पलवल को। हरियाणा का जिला पलवल है जिसको कॉटन सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन की मील ज्यादा है, इसलिए इसको कॉटन सिटी जाना जाता है, कॉटन सिटी के रूप में। क्लियर है? समझ आ गया आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है, तो यहां पर है भारत का राष्ट्रपति चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? तो आप सब जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो प्रधानमंत्री है, वो क्या होता है? चयनित होता है, निर्वाचित या मनोनीत क्या होता है? तो वो होता है नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री अपने पद के लिए क्या जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप सब जानते हैं राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, प्रांतीय विधानमंडल को या फिर संघीय को? आप सब जानते हैं जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को। कौन सा अधिनियम है? 1935। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम जो स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपरोक्त में से कोई नहीं? वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक से जरूर करें।
तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर या फिर गुलामी की दास्ता बताया था, और मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को जो है अंदर से क्या बताया था, खोखला बताया था, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? गुलाब, कमल, हाथी या फिर तिरंगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथी। क्या था? हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन आप सब जानते हैं कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? हाथी को, याद रखना, एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से? आप सब जानते हैं वर्तमान में हमारे 28 स्टेट हैं और अभी 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो यहां पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 8। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन है, जबकि भाग जो आपका यहां पर आप बताएंगे मुझे कि जो राज्य का नीति निर्देशक, आपने सुना होगा सॉरी, जो नीति निदेशक है सिद्धांत का वर्णन कौन से भाग में किया गया है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नीति निदेशक का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव संरक्षण, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर ए व सी दोनों? तो यहां पर आप बात करें वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन है, वो मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व दोनों में आता है। ठीक है, तो यहां पर ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे? आपके राइट हो जाएंगे। और इसका उल्लेख है उस संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 51 क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 आपने सुना होगा। 1972 जीवों की रक्षा संरक्षण के लिए जो है ऑर्डिनेंस ये जो है पास किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर अब्दुल कलाम? तो यहां पर होगा डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? दार्शनिक राजा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान? तो पंचायती राज आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा आपका कौन सा? 36, 38, 40 या 42? तो यहां पर आप सब जानते हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था, तो इसलिए इसका संबंध पंचायती राज संस्थान का प्रावधान आर्टिकल 40 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना जो है अनिवार्य होता है? चलिए, तो यहां पर कितने? 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या फिर 1 वर्ष में? तो राइट आप सब जानते हैं कि 6 महीने के अंदर। जो हम बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद, आपने देखा अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही किसी कारणवश क्या होती है? भंग हो जाती है, तो क्या होता है? 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवाने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? विधि आयोग, ठक्कर आयोग, सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम
जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग था उसने दिया था। इस आयोग का गठन कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो इस आयोग का गठन किया गया था 1966 में, ठीक है, 5 जनवरी 1966 को। जो किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये भी पूछ लें तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध शहनाई, सरोद, बांसुरी। तो वो बांसुरी वादक थे। कौन थे? बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष, ठीक है, बांसुरी वादक थे। और इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति और भी हैं, जैसे बांसुरी वादक में एक और नाम आता है हरि प्रसाद चौरसिया, सुना भी होगा आपने, बहुत फेमस नाम रहा है हरि प्रसाद चौरसिया। फिर एन लीला या फिर राजेंद्र प्रसन्न, ठीक है, तो ये भी बांसुरी वादक रहे हैं। आगे बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनेंट ने इसकी स्थापना की थी ना। तो हम बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस 3 मई, 9 जून, 8 मई या फिर 11 जुलाई। तो आप सब जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 मई हो जाएगा, ठीक है। 1 मई को क्या मनाते हैं? लेबर डे मनाते हैं, मजदूर दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है 8 मई को। और प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाते हैं, प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है सॉरी। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की क्या है? जिम्मेदारी है। और इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है। यूएनओ सुना हो ना, यूएनओ की बात हो। यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? हाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैग्स्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? मैग्स्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में? 4, 6, 7, 9, तो 7 भागों में विभाजित किया था। किसने? मैग्स्थनीज ने, ठीक है। मैग्स्थनीज ने एक किताब भी लिखी थी, आप सब जानते हैं, इंडिका, ठीक है। और ये किसके दरबार में आया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था या और किसी के दरबार में? मैग्स्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? 7 में, जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। तो इन 7 भागों में डिवाइड किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1897, 96, 1887, 1886। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 1897। बेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और 1896 की यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896 में, आत्मीय सभा राजाराम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। वेद समाज की केशव चंद्र सेन ने। शारदा सदन है वो रमाबाई ने इसकी स्थापना की। और विश्व भारती की रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये भी कई बार ऐसे स्थापनाएं पूछ ली जाती है किसने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड इरविन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो लॉर्ड नॉर्थ बुक, ठीक है, ब्रुक बोलते थे इसको, ब्रुक, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया ये भी पूछा जा सकता है, जरूर नहीं ये सेम ही पर्सन आए। तो 1872 में इस एक्ट को पारित किया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम गवर्नर जनरल की हम बात करें, जैसे पूछा जाता है शिशु वध प्रतिबंध, शिशु वध प्रतिबंध। तो ये किसके काल में हुआ था? तो ये वेल्जली के काल में हुआ था, वेल्जली। सती प्रथा विलियम बेंटिक आता है, आप सब जानते हैं। सती प्रथा पर जो बैन लगा था वो राजा राम मोहन राय के
उस सहयोग से, विलियम बेंटिक। और फिर बात करते हैं शारदा एक्ट। तो ये शारदा जो एक्ट था ये किस काल में था? ये लॉर्ड इरविन के टाइम में था ना। और फिर आपका रह गया दास प्रथा, तो एलन ब्रो, एलन ब्रो दास प्रथा हो जाएगा। ठीक है, दास प्रथा पर जो बैन किया था, रोक लगाई थी दास प्रथा पर, तो ये एलन ब्रो के टाइम में। तो ये भी साथ साथ आप देख लेना भाई। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये कथन किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या अरविंद घोष? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले पीएम बने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और 3 बार क्रमशः जो है इनको जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी उन्हें, 1929, 1936 और 1937। वैसे ये सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, लेकिन गांधी की हट की वजह से अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू है समाजवाद के समर्थक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताइए। विजयनगर साम्राज्य पे जिन शासकों ने, तो सबसे पहले जो शासक थे वो रहे संगम, फिर सुलूब, फिर तुलुब, फिर अराविडो। तो इन शासकों ने विजयनगर जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। और साम्राज्य पर शासन करने वाला शासक संगम, सुलुब, तुलुब, अरावेडु। विजयनगर के जो शासक कृष्ण देव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रहे हैं। और जो अब यहाँ पूछा जा सकता है कि सबसे प्रसिद्ध राजा कौन रहे, तो वो रहे कृष्ण देव राय। अब ये किस वंश से थे? हम बात करें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राजा रहे, तो ये थे भाई तुलुब वंश से। ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? हिंदू टेम्पलों को तोड़ने का आदेश? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर कहते थे, जो क्रूर शासक था, जिसने शाहजहां को भी कैद कर लिया था, अपने बाप को भी। जहांगीर, जिसको न्याय की जंजीर कहा जाता था। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम जो हिंदू टेम्पल थे, हिंदू मंदिर थे, इनको तोड़ने का आदेश दिया था। कब दिया था? 1669 में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, मैंने बता दिया। और इसके समय जो सूबों की संख्या थी वो 20 थी। सूबे कितने थे? 20 थे उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान नहीं है? तो आपको दिया फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, चुहार विद्रोह झारखंड, तेभाग विद्रोह बंगाल। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका जो है मिलान सही नहीं है, वो राइट है चुहार विद्रोह झारखंड, ये सही नहीं। फकीर विद्रोह बंगाल सही है, अहोम विद्रोह असम ठीक है, तेभाग विद्रोह ये आपका बंगाल भी ठीक है, लेकिन चुहार विद्रोह भी कहाँ था? झारखंड की बजाय आपको बंगाल करना है। समझ आ गया? एक कुका भी पूछा जाता है, कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था, याद रखना है। कहाँ पे हुआ था भाई? पंजाब के अंदर। चलिए, तो ये तो 25 क्वेश्चन जो मैंने जीके से लिए, ठीक है, जो आपकी जीएस बोलो, जीके बोलो, जो भी बोलना आपको, ठीक है, उससे लिए हैं। अब आगे करंट, फिर हरियाणा जीके, फिर करंट, फिर कंप्यूटर। तो ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके फीडबैक के आधार पे आगे के टेस्ट में आपको करवाऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जून 21 में जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो भाई जून 2021 के अंदर जो रिपोर्ट आई, सतत विकास जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, उसमें भारत का स्थान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा है? 120वां स्थान। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम कौन सा रहा? तो ये रहा फिनलैंड देश। और फिनलैंड देश को कौन नहीं जानता? नोकिया के फोन आप सबने यूज किए होंगे, और नोकिया फिनलैंड की कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ये बिहार के जो सीएम है उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने शुरू की है। और इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं उद्यमी को।
और उसमें 5 लाख रुपए उसको वापस भी नहीं देने हैं। याद रखना। बिहार की राजधानी पटना है, आप सब जानते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब है सीईओ, अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? आप सब जानते हैं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह आया। पीएम इसका अध्यक्ष होता है, क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार है। और एक होता है सीईओ, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो अमिताभ कांत, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। कितने टाइम के लिए बढ़ा दिया? तो भाई 1 साल के लिए इसका बढ़ा दिया, याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व विकास रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट है, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये यूनिटैब, IMF, इंटरनल मॉनेटरी फंड, UNDP, वर्ल्ड बैंक। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो है, जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। समझ आ गया? क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए। और जो हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वॉशिंगटन DC के अंदर है। और इसके प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो वो है डेविड मालपास, याद रखना बच्चे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कहते हैं कि जुलाई 1944 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या थी? तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई? योगा फॉर वेल बीइंग। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे आपके हरियाणा के क्वेश्चन। हरियाणा के नए महालेखाकार, मतलब एज ए अकाउंटेंट बोलोगे आप, किसे नियुक्त किया गया? हरिप्रीत चड्डा, देवेश मोहंती, फैजल इमाम, अयाज खान। तो राइट होगा आपका फैजल इमाम। आगे बढ़ता हूं। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन से बनाए गए? नरेंद्र फोगाट, आकाश शर्मा, गजेंद्र फोगाट, रामकृष्ण बलारा। तो यहां पर गजेंद्र फोगाट है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा के जिले में, किस जिले में लगा लो, पराली से बायोगैस बनाने का देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये हिसार, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका जो करनाल है, जिसको धान का कटोरा कहते हो आप, CMCT कहते हो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर, 1995 में बना। हिसार को आप स्टील सिटी कहते हो, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, अंबाला साइंटिफिक नगरी है। ठीक है भाई, चलिए। अगला है, देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मिश्रण से तारकोल बनेगा? पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी, सोनीपत। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका पानीपत, जहां पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई, 1526, 1556, 1761। तो पानीपत से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए। अब बात करते हैं, किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? आरव चौधरी, ठीक है, आरव चौधरी, त्रिलोचन सिंह, दीपेश भाटिया, रामकला मेहरा। तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका त्रिलोचन सिंह। और एक बात और बता दूं, जो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो सितंबर का कंप्लीट जो 2021 का हरियाणा करंट अफेयर है वो मैं अपलोड कर चुका हूं, और उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप वीडियो देखें, और जो है, क्योंकि वीडियो में डिटेल होती है और PDF में आंसर होते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप PDF से सेटिस्फाई हो रहे हो या फिर वीडियो से। हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक? ठीक है, ऐसी कई बार ऐसे डीपली से क्वेश्चन आ जाते हैं, किताबें सारी तो याद भी नहीं होती। जुबान बुक्स है वो इशिता कात्याल, प्रेम चौधरी, नीना हरिदास, उर्वशी बुटालिया। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका उर्वशी बुटालिया। अगला है, चिल्ली झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में? फतेहाबाद, पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर। तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्ली झील। बनाई जा रही है अभी, ठीक है, लेकिन पेपरों में आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार। चिल्ली झील कहां पर है? फतेहाबाद में, जिसको आप पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, जहां पर पहला GST हेल्प डेस्क की स्थापना हुई थी, जो पहला पॉलिथीन मुक्त जिला है, जहां पर हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया गया है, एकमात्र ऐसा है आपका फतेहाबाद, जिसका प्राचीन नाम इकदार था, जो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद इसका नाम पड़ा। ठीक है भाई। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में?
यमुनानगर, पानीपत, हिसार या फिर फरीदाबाद। तो दीनबंधु छोटूराम पड़ता है आपका यमुनानगर में, ठीक है। और ये कितने मेगावाट का है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि दीनबंधु छोटूराम जो थर्मल पावर, मतलब ये कोयले से बिजली बनती है, तो ये कितने मेगावाट का है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूमि भूखंडों के लिए पात्र अनुसूचित जाति मतलब एससी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। फिर बात करते हैं हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी के फाउंडर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश चौटाला, भगवत दयाल शर्मा, बंशीलाल। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और पहले सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, जो कहां से थे? झज्जर से थे, बेरी से, ठीक है। बंशीलाल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला 4 बार सीएम बने हैं हरियाणा के, और सबसे कम समय के लिए सीएम भी ओम प्रकाश चौटाला ही रहे हैं। बात करते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं कौन सी है, सॉरी हरिगंधा, साहित्य सुगंध, समकालीन भारतीय साहित्य, सहकारिता प्रतिभा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा हरिगंधा है, वो साहित्य अकादमी की पत्रिका है। साहित्य अकादमी की शुरुआत के अंदर जो स्थापना हुई थी वो 9 जुलाई 1970 को हुई थी, आपको याद रखना है। हरियाणा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है पुरातात्विक भूमि और अवशेष 1958 अधिनियम के तहत। कौन सा ऐसी धरोहर है? ख्वाजा खैबर का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, सांझा की बावड़ी, बावड़ी या बावड़ी, ठीक है। शेख चिल्ली के मकबरे को 1958 अधिनियम के तहत इसको पुरातात्विक भूमि अवशेष के रूप में इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर में, ठीक है। शेख चिल्ली जो है, जो कहते हैं सांझा के क्या थे? धर्म गुरु बताए गए। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? राज्यसभा की हम बात करें तो आप सब जानते हैं हरियाणा जो है के अंदर 5 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं टोटल। और लोकसभा की सीटें कितनी है? हमारे देखिए विधानसभा की तो 90 है, 10 हमारे लोकसभा की है और 5 हमारे किसकी है? राज्यसभा की। उच्च सदन होता है राज्यसभा और लोकसभा होता है आपका निम्न सदन, ठीक है। समझ आ गया? तो यहां पर रामचंद्र जांगड़ा, कुमारी सैलजा, दुष्यंत गौतम, डीपी वत्स। तो यहां पर रामचंद्र जांगड़ा तो है क्योंकि ये तो कब अपॉइंट हुए थे? 10 अप्रैल 2020 को, तो ये तो 2026 तक रहेंगे रामचंद्र जांगड़ा, तो आप सब जानते हैं। कुमारी सैलजा अभी नहीं है। दुष्यंत गौतम, तो दुष्यंत गौतम भी 2020 के अंदर इनको जो है बनाया गया था, ठीक है। फिर आपके कौन रह गए? और डीपी वत्स, देवेंद्र पाल वत्स, ये भी 2024 तक रहेंगे। तो ये तो हैं तीनों। अब 2 और एक हो गया आपका दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी 2026 तक रहेगा, राज्यसभा कांग्रेस से, आप सब जानते हैं। एक आपका जो है 2022 तक सुभाष चंद्रा, जो जीटीवी का मालिक है सुभाष चंद्रा। तो ये 5 हैं, सुभाष चंद्रा, दीपेंद्र हुड्डा, डीपी वत्स, देवेंद्र पाल वत्स, रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत गौतम। ये वर्तमान में है अभी सिटिंग में, 5 है टोटल, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है? नीलोखेड़ी, भिवानी, सिरसा, लाडवा। तो लाडवा हो जाएगा, लाडवा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी बनी थी हरियाणा के अंदर, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है 1956 में। टोटल हमारे 10 स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो महेंद्रगढ़ जयंतपाली 2009 में बनी थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हरियाणा में खालिस्ताना नियुक्ति होती है। जैसे अभी हम बात करें पीके अग्रवाल हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, आप सब जानते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1 नवंबर 1966 को बना। ये कमीशन की जो है आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है, एचएससी 309 में आता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो नियुक्त करता है, आपको यह ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इटैलिक कमांड का प्रयोग किसी भी चयनित टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, को करने के लिए किया जाता है। तो यदि आप
इटैलिक कमांड का प्रयोग किसी भी चयनित टेक्स्ट को करने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, तिरछा करेंगे। डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है। इंटरनेट, आप इंटरनेट यूज करते हो तो जरूर वायरस आएगा, आप सब जानते हैं। नेटवर्किंग, नेटवर्क में भी वायरस होगा, आएगा। मेमोरी डिवाइस, कोई भी पेन ड्राइव कहीं लगा दी कहीं कुछ तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। तो तीनों तो है ये। तो कीबोर्ड तो जो है एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए इसका वायरस का तो कोई चक्कर नहीं है, तो ये इसका स्रोत नहीं है। ओरेकल क्या है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्कैन प्रोग्राम है। तो ना तो ये स्कैन प्रोग्राम और ना ही ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रोग्राम तो है ही नहीं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है या वर्ड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात करें तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या वेब पेज। वेब पेज तो नहीं है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड क्या है, ये एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए लास्ट पर्सन है हमारा, आईटीआर आपने कभी फाइल की, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर ऑनलाइन भरने से पूरा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आईटीआर फिल की, अभी दिसंबर तक आईटीआर आप फिल कर सकते हैं। अब की बार सरकार ने ऐसा कहा कि आप दिसंबर तक आईटीआर फिल कर दो। पहले एक लिमिटेड सा टाइम होता था, अब की बार थोड़ा टाइम ज्यादा दिया गया है। बैंक विवरण होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फॉर्म 16 होना चाहिए, पिछले साल की कॉपी। तो वहां पर उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आईटीआर के लिए बैंक डिटेल, और डिटेल तो पिछले साल की, वो तो आपकी जो स्टेटमेंट निकल जाती है, और फॉर्म 16 उसके लिए जरूरी। तो ये थे भाई आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था आपका सेट नंबर 1। तो मेरा तो ये है कि 25 सेट कराऊंगा आपको, लेकिन बाकी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया, मैंने आपको बताया कि जीके के इसमें 25 क्वेश्चन शामिल किए। हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर जो है इसमें मैंने 15 क्वेश्चन शामिल किए हैं। और यहाँ पर जो नेशनल आपकी करंट अफेयर है वो मैंने 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जो आपका इसमें 5 क्वेश्चन। तो ये सारा मैंने इस टाइप से बनाया ताकि आपकी अच्छी से रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें, और जो ऐप है टारगेट विद गोस्वामी वो प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां से जो डाटा मिलने वाला है वो बहुत अच्छा है, सिलेक्टेड है सारी चीजें, ठीक है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े थोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं, ठीक है। तो बस अभी आपको मेहनत और ज्यादा करनी है। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर आप मुझसे कोई भी डीएम, मतलब कोई भी मैसेज करके कोई चीज आप पूछ सकते हैं। डेली यहाँ पर स्टैटिक के और करंट अफेयर की चीजें मैं आपको अपलोड करता हूँ। ये है आपका टेलीग्राम, जो मेरा मेन चैनल है @target with गोस्वामी। एक गोस्वामी गुरुकुल है मेरा, एक HSSC बाबा है जिसपे प्रैक्टिस चलती है बच्चों की क्विज वगैरह के लिए। और यहाँ पर आपको प्योरली पीडीएफ और वीडियोज के लिंक वगैरह मिलते हैं। तो @target with गोस्वामी यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ में मैं यही डालू, ठीक है। लेकिन आंसर नहीं दूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वीडियोज फिर कोई बच्चा देखता नहीं है, पीडीएफ अकेली पीडीएफ से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मैंने कितने फैक्ट बताए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ फैक्ट बताए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी। तो ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगला ही नहीं, अगला देख, पहले देख।